Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sinha Tutorials। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे, घर पे मस्ती से कट रहा होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इस मस्ती के बीच थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए। एंड हम लोग आज जो पढ़ाई करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट 4th ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। यस गाइस, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? पार्ट 4 स्टडी करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में मैंने बताया था आपको कि पार्ट 4 में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कुछ स्टडी हो जाएगा हमारा एनर्जी फ्रॉम द सी या एनर्जी फ्रॉम द ओशियंस के बारे में, जिसमें टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब आते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग पढ़ लेंगे एक लोग थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ लेंगे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें हम लोग एटॉमिक एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज द पार्ट 4। आई हैव गिवन द हेडिंग हियर, पार्ट 4 ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का कौन सा पार्ट है? हमारा पार्ट 4 है। ओके गाइस, एंड व्हाई इट इज पार्ट 4? इट इज फॉर द स्टैंडर्ड 10th। फॉर होम? फॉर स्टैंडर्ड 10th। ओके गाइस, तो पार्ट 3 में मैंने जो कुछ थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था वो बता दूं। तो पार्ट 3 में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया किन किन चीजों के बारे में। तो आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। मैंने इंट्रोड्यूस किया बायोमास के बारे में, बायोगैस के बारे में। ठीक है गाइज, और मैंने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक सोलर एनर्जी के बारे में बताया। ये तीनों तो हो गया हमारा कन्वेंशनल में, और नॉन कन्वेंशनल में एक सोलर एनर्जी था जिसके बारे में मैंने बताया। तो इतना कुछ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, इतना कुछ मैंने आपको बताया। अब अभी आगे क्या कंटिन्यू करना है? तो आगे हमको नॉन कन्वेंशनल का दूसरा टाइप्स और जो है उसको कंटिन्यू करना है गाइस। तो सोलर एनर्जी के बाद का हम लोग टाइप देखते हैं नॉन कन्वेंशनल में। तो नॉन कन्वेंशनल में हमारा सेकेंड टाइप जो आएगा वो आ जाएगा क्या गाइस? एनर्जी फ्रॉम ओशियंस या सी। आप ये कर सकते हो, ओशियन या सी से जो एनर्जी मिलता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग कई तरह के एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। we get many kind of energy from ocean और sea। और वो कौन कौन सी एनर्जी है? तो वो एनर्जीज है, इसका पहला पार्ट टाइडल एनर्जी है ना। दूसरा पार्ट हमारा क्या है इसका? तो दूसरा पार्ट है हमारा यहाँ पे वेव एनर्जी। तीसरा पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे? तीसरा पार्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स होते क्या क्या हैं और ये किस तरह से हमें एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। ओके गाइज, तो टाइडल एनर्जी पहले क्या है इसको समझ लीजिए। ये कहता है व्हेन द टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशियन और सी, देन वाटर rises up and fall in the sea shore। समुद्र के किनारों पे ये जाकर के फिर से फॉल कर जाता है, गिरता है। वाटर उठता है, अपराइज करता है लहरें, और किनारे पे जाके गिरता है। जैसे सपोज करो कि ये किनारा है ना, इधर लाइट हाउस वगैरह है बना हुआ लाइक दिस, और इधर ये पूरा वाटर का भंडार है। तो ये वाटर क्या होता है, यहाँ से उठता है लाइक दिस, एंड उठ के कहाँ पे गिरता है? जाकर के इधर किनारों पे, जहाँ से हमारा एंडिंग शुरू होता है। तो जैसे ही ये हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किनारों पे सेटअप कर देंगे एक टरबाइन का रख करके। तो टरबाइन के ब्लेड पे ये फॉल होगा, और फॉल होगा तो टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कर देगा, फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म्ड एंड फॉल डाउन ऑन द सी शोर। सी शोर में ये जाके फॉल करता है। सी शोर, सी का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था गाइस, SEA। ओके, तो सी शोर पे ये फॉल करेगा। 10 बी सेट अप अ टरबाइन एट द seashore to get the electrical एनर्जी को फंड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं सिंपली, सी शोर पे टरबाइंस लगा के।
अब दूसरा फिर है गाइस हमारा वेव एनर्जी। तो ये वेव एनर्जी क्या डिस्क्राइब करता है देखिए, तो व्हेन द वाटर इन ओशियन और सी फ्लोज, it creates wave on the surface, it create waves on the surface, surface पे ये वेव बनाते हैं। thus we use it to rotate the turbines, to rotate the turbines situated at the सी लेवल पे सिचुएट किए हुए टर्बाइंस को रोटेट करते हैं टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो सी लेवल पे किसी तरह से क्या किया जाता है, जैसे ये सी लेवल है गाइस, तो सी लेवल है तो इसमें वेव्स बनेंगे। वेव्स मतलब छोटे छोटे टाइट्स, छोटे छोटे ये मूवमेंट जो पानी के बनते हैं अप एंड डाउन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सी लेवल पे किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करके, है ना, किसी तरह का ये मान लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हमने एक पिलर जैसा बना दिया। अब पिलर जैसा बना करके इसके कई सारे ब्लेड्स यहाँ पे टरबाइन टाइप के ब्लेड्स जो है ऐसे लगा दिए और मल्टीपल टरबाइंस यहाँ लगा दिए लाइक दिस, ऐसा हो सकता है। या ऐसा कोई फ्लोटिंग टाइप का भी बना सकते हैं हम लोग। ये अगर पिलर नहीं बनाना है तो कोई फ्लोटिंग टाइप का भी सब्सटेंस बना सकते हैं जो फ्लोट करते हुए रहे, थोड़ा हल्का करके उसके अंदर गैसेस वगैरह भर के बना सकते हैं। तो जब ये इसमें लाई करके यहाँ पे रहेगा और ये वाटर की लहरें जब यहाँ से आएंगी, पानी की लहरें, तो ये इसको रोटेट करेगा, ये टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरी। यहाँ पे ही एक बैटरी वगैरह कुछ रखा हुआ होगा, लेट सपोज उस बैटरी में हम लोग इस पावर को स्टोर कर लेंगे, आफ्टर दैट फिर इसको निकाल करके ले आएंगे। तो इस तरह का एनर्जी हो सकता है। इसको हम लोग सबमरीन्स में ज्यादा यूज करते हैं। जो सबमरीन्स होता है, सबमरीन्स बड़े बड़े, है ना, जो पानी के अंदर ही चलते हुए नाव जैसा चलता है, तो इसके सरफेसेस पे लगा देते हैं। तो उससे जितना भी ये सी वेव्स चलते हैं, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सबमरीन को मिल जाता है। सबमरीन को मिल जाता है तो इसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, लाइटिंग वगैरह फैसिलिटी, उन सबको जनरेट करने में हेल्प मिलता है। तो इसका जो फ्यूल लिए हैं, जो पेट्रोल वगैरह, जिसको यूजेस जो है कम होता है इसकी वजह से, इस फायदे से। ठीक है गाइस, तो ये हमारा वेव एनर्जी का हो गया। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। तो एज वी नो the ocean also have thermal power as we go 2 kilometer down to the sea level, then 2 degree Celsius temperature is 20 degree Celsius temperature is raised. So this temperature can be used, to generate current, इससे करंट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब होगा इस देखिए, तो इसमें कहने का मतलब हुआ जब आप सी लेवल से 2 किलोमीटर नीचे जाते हो तो वहां का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। फिर 2 किलोमीटर और चले जाओ तो 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जैसे अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज अप हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करेंगे, कोई भी ऐसा मशीन सेटअप करेंगे जिसमें ये वाटर को, यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपर बना दे। और वंस अगर ये वेपर बन गया तो इसे टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। एंड टरबाइन अगर रोटेट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। तो ये सी के डेप्थ के अंदर होता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको ओशियन थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ओके, तो ओशियन थर्मल एनर्जी का इस तरह से हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होगा। ओके, तो इधर तो मैंने इसका टाइप्स देख लिया, अब इसका कलेक्टिवली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्या हो जाएगा हमारा, तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हो जाएगा हमारा, इसमें पहला कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली वही जो सेटअप चार्ज स्टार्टिंग में लगेगा वो लगेगा, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है, ओनली सेटअप चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा गाइस, तो दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे इट इज पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन भी इसमें नहीं है, पॉल्यूशन फ्री। तीसरा क्या हो जाएगा गाइस कि इट इज
रिन्यूएबल, रिन्यू इसको किया जा सकता है, कई बार आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इट इज रिन्यूएबल। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ये जरा देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज को हम लोग अब लिख रहे हैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे देखिए। तो पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका गाइस कि इट कांट बी यूज्ड इजिली, इसको इजिली यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी डेंजर, वेरी डेंजर, क्योंकि समुद्र में जो लहरें वगैरह आती हैं कई बार भयानक लहरें भी होती हैं, सुनामी जैसी, तो वो बहुत डेंजर होगा हमारे लिए। एंड तीसरा क्या होगा, इट कांट प्रोड्यूस मच मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये मच मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, थोड़ा मोड़ा प्रोवाइड कर देगा लिटिल बिट, बट ज्यादा प्रोवाइड ये नहीं कर सकता। ओके गाइस। एंड फोर्थ क्या, कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है कभी, तो कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब हम लोग इसका रेगुलर यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ कभी कभी ओकेजनली यूज कर सकते हैं, जिन दिनों में जैसे सीजन जो है बारिश वारिश टाइप वाला सीजन है, तो उस समय पानी की लहरें थोड़ी ज्यादा रहती हैं, तो उन दिनों में यूज कर सकते हैं। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में वही ओशियन या वही जो सी है, समुद्र है, तो उसमें लहरें थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे पानी का अमाउंट कम हो जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है। ठीक है गाइस, तो दैट्स वाई हम लोग इसको गर्मी के दिनों में उतना यूज नहीं कर पाएंगे, तो ओकेजनली यूज होता है, कंटिन्यूअस इसका यूजेस नहीं है। तो दिस इज द अबाउट फैक्ट अबाउट द एनर्जी फ्रॉम ओशियंस। ये हमारा दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के टाइप्स में। ओके, तो ये दूसरा है एनर्जी फ्रॉम द ओशियंस। तो ओशियन से हम लोग टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जो टाइड्स बन करके अप डाउन करके जाते हैं और किनारे पे सी शोर पे जाकर के ऐसे पानी राइज अप होकर के गिर जाता है, उसके थ्रू टरबाइन रोटेट करना। वेव एनर्जी में जो सरफेस पे वेव ऐसे बनते रहते हैं, उस सरफेस के मूवमेंट से, उस सरफेस पे वाटर के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। एंड ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या है हम लोग का, कि ओशियन के अंदर इंटर करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर इंटर करके उसकी गर्मी को यूज करना, यूटिलाइज करना, उसके थर्मल पावर को यूटिलाइज करना ओशियन थर्मल एनर्जी है। ठीक है गाइस, तो आप इसको नोट कर लो। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको इरेज करता हूं। ओके ओके गाइस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है गाइस, तो वो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। क्या है हमारा, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी में भी हम लोग ये ओशियन एनर्जी की तरह ही करते हैं, जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी था उसी तरह अर्थ के अंदर भी अगर हम लोग कुछ नीचे जाते हैं, समथिंग फीट नीचे जाते हैं, तो वहां पे भी काफी ज्यादा गर्म हीट वहां पे ऑब्टेन होता है। तो हीट ऑब्टेन होता है, तो इस हीट की वजह से होता क्या है गाइस, कि ये जो हमारा अंडर स्टोर्ड वाटर है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, ये इस हीट से वेपर बनने लगता है, और वेपर बन करके ये अपराइज होकर के ऊपर उठता है। लेकिन ये सारी जगहों पे नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे होता है। जैसे आपने राजगीर, जो बिहार में राजगीर है, वहां के बारे में आपने सुना होगा कि राजगीर में एक ऐसा वाटर का फाउंटेन है जो हमेशा अंदर से गर्म पानी देता है, ठंडे के दिनों में भी जो है वो गर्म पानी देता है। व्हाट इज द रीजन, मतलब काफी ज्यादा कोल्ड हो, काफी ठंडा हो, उस समय भी वो अंदर से जो पानी निकलता है ना, वो गर्म निकलता है और वो कंटिन्यूअसली निकलते रहता है। तो रीजन क्या है वहां, कुछ इसी तरह का जियोथर्मल एनर्जी का रीजन है, क्योंकि अंदर कुछ हीट है, इस हीट की वजह से ये पानी जो है गर्म हो जाता है, और यही पानी गर्म होकर के वहां वो पहाड़ी टाइप का थोड़ा एरिया है तो वहां से निकलता है। तो ये स्पेशली माउंटेन टाइप के एरिया में ही आपको ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्लेसेस को ढूंढना है, एंड ढूंढ करके जहां पे ये फाउंटेन जैसा निकल रहा है, या तो पानी ऊपर निकल रहा है तो ठीक है, अगर वेपर निकल रहा है तो भी ठीक है, तो जो भी निकल रहा है वहीं पे आपको टरबाइन वगैरह सेटअप कर देना है। अब टरबाइन आप सेटअप कर दोगे तो क्या होगा, ये पानी बिकॉज ऊपर की ओर अपने आप निकल रहा है, इसको हम लोग निकाल नहीं रहे। जैसे अदर जगहों पे क्या होता है कि हम लोग हैंड पंप यूज करके या मोटर यूज करके उस पानी को निकालते हैं, खींचते हैं, बट ऐसे जगहों पे क्या होता है कि ये पानी खुद ब खुद ऊपर की ओर फ्लो मारता है। क्यों, क्योंकि नीचे से हीट हो रहा है, तो हीट हो रहा है, तो हीट होने के बाद वो उबलेगा, बॉयल टाइप का होगा, बॉयल टाइप का होकर के ऊपर जाएगा, तो ये खुद ब खुद ऊपर जाता है, तो खुद से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के टरबाइन को रोटेट कर देगा। तो इस एनर्जी को यूज करना जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ठीक है गाइस, तो वी कैन राइट इट हियर, द एनर्जी दैट obtained from the heating
effect of the earthen body due which the water stored in the ground uprises and thus it bring out automatically to the earth surface. So we can use it to rotate the turbines and generate the इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो यही हमारा उसे जियोथर्मल एनर्जी है यहाँ पे। बट इसके लिए क्या है हमारा, तो इसके लिए कंडीशंस यही सब है हमारा, इसका डिसएडवांटेज यही सब है हमारा। एडवांटेज तो वही हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। चलिए पहले एडवांटेज ही लिख देता हूँ। तो इसके एडवांटेज ये हो गया पहला कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, वही सेटअप चार्ज जो लगेगा सो लगेगा पहला आपका। सेकेंड क्या हो सकता है यहाँ पे, तो सेकेंड हो सकता है कि ये जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ये जब ऑब्टेन होगा तो ये हमें कोई पॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, पॉल्यूशन लेस होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज नेचुरल होगा ये हम लोग का। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या आ जाएंगे ये देख लेते हैं गाइस। तो डिसएडवांटेज हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे ये सब। पहला कि इट कांट बी यूज्ड एनीवेयर, कहीं भी इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा गाइस, दूसरा इट इज ओनली फाउंड इन हिली एरियाज में ओनली फाउंड होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ों को ले जाना, बड़े बड़े तरह के जनरेटर्स को या मशीन्स को ले जाना, सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। ये हो गया। तीसरा क्या गाइस, तीसरा इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ पे होगा ये भी डिफाइन करना, फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इट्स पोजीशन इज डिफिकल्ट टू फाइंड, कहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा कि खुद ब खुद से वाटर अपराइज होके आ रहा होगा, ये फाइंड करना काफी मुश्किल है। ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए गाइस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ये हम लोग जियोथर्मल एनर्जी देख लिए, तो अब हमारा बचता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को। फिर न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ओके। तो गाइस हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो दिस इज द एनर्जी दैट obtained by breaking down the atoms of some रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स को ब्रेक करके ये हमें मिलता है। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन हो गए एग्जाम्पल में, तो वो हो गए हमारे लिए यूरेनियम, थोरियम, etc, ये सब हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जब टूटता है हमारा यूरेनियम एटम जैसे टूटता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ थोरियम एटम में, और कन्वर्ट होने के अलावा ये कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स रिलीज करने के साथ साथ यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है, क्योंकि ये एटम टूटा है, यहाँ पे इसका बॉन्डिंग टूटा है। तो ये इसी वजह से ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं और इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कहाँ पे यूज होता है ये, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज होता है। ठीक है गाइस।
तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन आप जान ही रहे हो कि किस तरह का होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया में जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था वो महाराष्ट्र के तारापुर में बनाया गया था। तारापुर में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो अभी भी चल रहा है। तो इसमें इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है ना ये आपको कि इसको यूज करके आप पूरा एक शहर का बिजली आराम से चला सकते हैं। बस एक छोटा थोड़ा सा उसका यूरेनियम एटम को तोड़ करके पूरे एक शहर का बिजली चला सकते हैं। और अगर इसको हम लोग ज्यादा अमाउंट में यूज करने लगे तो आप कह सकते हो कि अगर हम लोग इसके 1 केजी यूरेनियम एटम को भी अगर डिस्ट्रॉय करके तोड़ करके अगर हम लोग पूरा उसका यूटिलाइजेशन किए तो इसके यूटिलाइजेशन से पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड का एनर्जी कम से कम 5-6 मंथ तक आराम से चलेगा। ओके, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, इतना हाई एनर्जी ये देता है। तो इसलिए इसको आजकल यूटिलाइजेशन, इस पे जो रिसर्चेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेज इस पे चल रहा है। ठीक है, अब इस ड्यूरिंग यहाँ पे 2 चीजें होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में 2 चीजें होती है। एक होता है हमारा फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, 2 चीजें होती है। तो फिजन में क्या किया जाता है, तो किसी एटम को ब्रेक किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे यूरेनियम को देखे हो कि ब्रेक किया जा रहा है, तो रेडियो एक्टिव टाइप के एलिमेंट। और फिजन में क्या होता है, तो फिजन में जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो ज्वाइन किया जाता है तो इसमें जैसे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन किया गया। जैसे सन में होता है हमारा, सन के बारे में आप सुने होंगे कि सन के पास इतना हीट एनर्जी कहाँ से आया, कैसे वो जनरेट करता है। तो एक्चुअली सन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का भंडार है। तो वहां जब हाइड्रोजन गैसेस दूसरे हाइड्रोजन गैस से कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होते हैं तब वो फॉर्म करता है एक हीलियम नाम का एटम, और उसी ड्यूरिंग ये फिर एनर्जी देता है, क्योंकि इस यहाँ पे न्यूक्लियस जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है। कहीं पे न्यूक्लियस टूट रहा था तो कहीं पे न्यूक्लियस ज्वाइन हो रहा है। तो ज्वाइन होने की वजह से भी काफी अमाउंट ऑफ हीट जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो ये फ्यूजन और फ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है गाइस, अब आगे हम लोग फिर इसका भी देखते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या हो जाएगा। तो एडवांटेज इसका ये है हमारा कि ये काफी ज्यादा मच मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, मच मोर एनर्जी ऑब्टेन्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी आप ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरा क्या इसका एडवांटेज होगा गाइस, स्मोकलेस, पॉल्यूशन लेस, बिना कोई पॉल्यूशन के इजीली आराम से जनरेट हो सकता है ना। तीसरा क्या हो सकता है गाइस, कैन बी जनरेट एनीवेयर, कहीं पे भी आप थर्मल पावर स्टेशन लगा दिए हो तो आप वहां पे जनरेट कर सकते हो। कैन बी जनरेट एट एनी थर्मल पावर स्टेशन, है ना। किसी भी थर्मल पावर स्टेशन जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है वहां पे जनरेट कर सकते हो। न्यूक्लियर पावर स्टेशन लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। कैन बी जनरेट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जनरेट हो सकता है कहीं पे भी। बट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं गाइस। तो डिसएडवांटेजेस में इसका है सबसे पहला कि इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। क्यों है डेंजरस भाई, तो डेंजरस इसलिए है कि अगर ये कहीं पे पूरा का पूरा एटम अगर टूट गया किसी तरह से, उस पे जब गामा रेज हम लोग प्रोवाइड करने लगते हैं ताकि वो टूटे, थोड़ा सा टूटे, उसका न्यूक्लियस कुछ थोड़ा पार्ट टूट करके निकले, तो अगर इस समय ये कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पूरा टूट गया अगर वो न्यूक्लियस, तो ये एटॉमिक बम का काम करेगा। और जैसे एटॉमिक ब्लास्ट होता है जिससे पूरा शहर एक दूसरे का आसपास का 4-5 शहर तबाह हो जाता है, उस तरह का ये फेनोमेना हो जाएगा। तो इट इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। ओके गाइस, दूसरा क्या कि द स्टॉक ऑफ सच एटम इज लेस, इस तरह के जो एटम्स हैं थोरियम, यूरेनियम, इसका जो स्टॉक है वो काफी कम है, बहुत लेस है। तीसरा क्या है गाइस, तीसरा ओनली द वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन may involve in this, इसमें सिर्फ एक बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन वगैरह ही जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोकल पीपल्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो लोकल पीपल्स अगर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे तो इसको जनरेट करने के लिए काफी पढ़े लिखे वैज्ञानिकों को वहां पे तत्पर रहना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है करना, इतना आसान नहीं है उनको वहां पे हमेशा के लिए रखना। ठीक है गाइस, तो दीज आर द
टर्म्स एंड कंडीशंस विद द न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी है बहुत अच्छा, लेकिन इसके साथ ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। ओके गाइस, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ एंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या कंसिक्वेंस होगा हम लोग जो एनर्जी को यूज करते आ रहे हैं इस बेसिस पे। ठीक है गाइस, तो आप इसको नोट कर लो। Okay guys, so our next and last topic of the chapter is environmental consequences and how do we avoid it। इसका environmental consequence क्या होगा ये हम लोग पहले देखते हैं। तो environmental consequence का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप ये समझ लो। तो environmental consequence का मतलब होता है कि हमारा जो environment है जिस तरह से बिहेव करेगा इनको यूज करने के पश्चात, इन एनर्जीज को यूज करने के, यूटिलाइज करने के बाद वो क्या होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसका कंसिक्वेंस ये होगा, इसका इफेक्ट ये होगा। कंसिक्वेंस मतलब होगा क्या, पहले ये लिख लो। तो ये हो जाएगा कि द इफेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑन इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रेशर होगा, इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है। इन्वायरमेंट। ओके गाइस, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट वेट। यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ पे भी गलत लिख दिया मैंने। VIRONMENT इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो आप, जो एनर्जी का यूज कर रहे हो, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे। ओके, यही हम लोग को देखना था। इसका इफेक्ट ये होगा हमारे इन्वायरमेंट पे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से पूरा भर जाएगा। पूरा का पूरा ये इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। एंड अगर ये पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को बुलावा मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो बहुत सारा जो हमारा बर्फ का पहाड़ जैसा है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन जगहों पे, अंटार्कटिका वगैरह जो आप प्लेस जानते हो, तो वो सारा पिघलने लगेगा और पूरा दुनिया में फ्लड का रीजन आ जाएगा। पूरा फ्लड बन जाएगा, बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा। तीसरा इसका क्या ये हो जाएगा कंसिक्वेंस कि वी विल नॉट हैव एनी एनर्जी सोर्स फॉर फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं रह जाएगा। जो हमारा अगला पीढ़ी आने वाला है वो इन सारे एनर्जी सोर्स को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब हो सकता है इफेक्ट इसका। फोर्थ इफेक्ट क्या हो सकता है कि द होल अर्थ कैन बी एंड बाय दिस कंसिक्वेंस। ये सब हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करें भाई, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? तो इससे बचने के लिए आपके पास ओनली एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? यू हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोग को क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड करना चाहिए। और ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो किसी एक एनर्जी के अल्टरनेट में यूज कर सके, उसके प्लेस पे यूज कर सके। तो वी कैन से the energy that can be used instead of any other polluting source of energy or any other less stocked energy is alternative energy। ठीक है गाइस, मतलब ऐसे एनर्जी जिनका काफी सोर्स जो है वो पॉल्यूटिंग सोर्स है, या जो स्टॉक जिनका काफी कम है, उनकी जगह पे दूसरा एनर्जी यूज करना, उनके जगह पे अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाना, फाइंड करना, यूटिलाइज करना, यही हमारा कहलाएगा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी कैसा होना चाहिए? तो इसके फीचर्स में स्पेशली क्या फीचर्स आने चाहिए अगर हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं? तो इसका फीचर ये सब होना चाहिए कि सबसे पहली बात ये रिन्यूएबल हो।
कैसा हो, रिन्यूएबल। दूसरी बात कि ये पॉल्यूशन लेस हो, इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता हो, ठीक है। तीसरा क्या हमें इसमें क्वालिटी ढूंढना पड़ेगा कि कैन बी यूज्ड वेरी कन्वीनियंटली। हम लोग अगर इसको कन्वीनियंटली यूज कर लेते हो तब ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ऐसे सोर्सेज को हम जब तक फाइंड नहीं कर लेते हैं, ऐसे सोर्सेज को जब तक हम लोग रेगुलर यूज में नहीं ला लेते हैं, तब तक हमारा ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ग्लोबल है, वो खतरे में रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी गाइज। यही हमारा पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी था। जैसा कि मैंने कहा था कि 4 पार्ट में ये एंड हो जाएगा, तो चौथा पार्ट है ये, और 4th पार्ट में ये एंड हो चुका है। सो दैट्स ऑल। अब आपको वीडियोस कैसा लगा ये बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो इसका एक मैं 5th पार्ट लाऊंगा, थोड़ा कुछ एक एनिमेटेड वीडियो, जिस एनिमेटेड वीडियो में मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे यूटिलाइज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूक्लियस कैसे टूटता है। थोड़ा ये एनिमेशन के फॉर्म में देख पाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मे बी आई ब्रिंग द 5th पार्ट फॉर दिस। ओके, अदरवाइज जो आपका कंटेंट, सिंपल कंटेंट है, वो आपका एंड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो बनाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो ठीक है, आई विल गिव यू द आंसर। एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो गाइस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो।